नमस्कार। सृष्टि इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो कमर्शियल बैंक पे रहेगी और इससे पहले की जो हमारी क्लास थी वो हमने आरबीआई पे डिस्कशन की थी। जो बच्चे आज नए हैं मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये क्लास डिस्कशन कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। इससे पहले की जो क्लास में हमने आरबीआई के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे इन क्लासेस से रिलेटेड जो पीडीएफ है या जो नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सृष्टि इंस्टीट्यूट का वो सर्च करिए और वहां पे जाके ज्वाइन करिए। तो आपको वहां पे व्यवस्थित जो पीडीएफ है, जो कंटेंट है इन क्लास से रिलेटेड वो मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम इकोनॉमिक्स की क्लास डिस्कशन कर रहे हैं और जो क्लास का जो शेड्यूल होगा वो इस प्रकार होगा। हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आज मैंने जैसा बोला हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कशन कर लिया था। दूसरी क्लास में मैंने आरबीआई और उसकी स्थापना और टूल्स पे डिटेल डिस्कशन की है। आज की जो हमारी क्लास है वो कमर्शियल बैंक, उनके डेफिनेशन, टाइप्स और जो कार्य वगैरह हैं वो भी हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। तो जो शेड्यूल है वो इस तरीके का रहेगा, आप लोग इसको देखिए एक बार और फिर इसी हिसाब से आपकी जो क्लास है वो संचालित होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो मैं आपको बताऊं कि हम मुद्रा बाजार है वो डिस्कशन कर रहे हैं और आप जानते हैं कि मुद्रा बाजार का जो रेगुलेटरी है उसका नाम है आरबीआई। तो इसलिए हम आरबीआई के बारे में चर्चा कर चुके हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आरबीआई के बारे में डिटेल डिस्कशन हो चुका है क्योंकि इसका जो रेगुलेटरी होता है मुद्रा बाजार का वो आरबीआई होता है। मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, मुद्रा कितने प्रकार की होती है, मुद्रा की डेफिनेशन, मुद्रा का विकास, ये सभी चीज पे हमने डिटेल चर्चा की है इससे पहले की क्लास में। तो आप मुद्रा से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप उस क्लास को आप ज्वाइन करिए। मैंने जैसा कि बताया कि मुद्रा बाजार दो प्रकार का होता है, इससे पहले की क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी ब्रीफली थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये संगठित मुद्रा बाजार होता है और असंगठित मुद्रा बाजार होता है। ठीक है, संगठित मुद्रा बाजार में दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है, एक है बैंकिंग संस्थान और एक है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या फिर आप इनको एनबीएफसी भी कह सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो बैंकिंग संस्थान और गैर बैंकिंग संस्थान का ये वाला जो पार्ट है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस पे डिटेल में रहेगी। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एनबीएफसी और एक होता है आईएआईएफआई। असंगठित मुद्रा बाजार में जैसे सेठ, साहूकार, महाजन, प्राइवेट बैंकर ये होते हैं। ये क्या होते हैं इन पे हम चर्चा कर चुके हैं। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको ये बात पता होगी। तो यहाँ पे चर्चा ना करते हुए केवल मैंने लिंक के लिए ये डायग्राम है वो आपके सामने शेयर किया है ताकि आप पिछली क्लास की लिंक कर पाए, है ना। और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जैसा कि अभी पिछले डायग्राम में आपने देखा कि हमारा जो पहला जो पिलर था वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था, तो हम बैंकिंग संस्थानों पे चर्चा करेंगे। और बैंकिंग संस्थान हमारे देश में इस इतने टाइप के संचालित होते हैं, लगभग 5, यानी कि पहला है वो कमर्शियल बैंक ही है, दूसरा है आरआरबी और जो तीसरा है वो कोऑपरेटिव बैंक है, चौथा है स्मॉल फाइनेंस बैंक है और पांचवा है आपका पेमेंट बैंक होता है। ठीक है, तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो वास्तव में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है उसका भी दो पार्ट में डिवीजन होता है, देसी बैंक यानी कि डोमेस्टिक बैंक और फॉरेन बैंक। ठीक है, देसी बैंक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक जो बैंक होगी वो हमारी पब्लिक सेक्टर की बैंक होगी और दूसरी जो बैंक होगी वो हमारी प्राइवेट सेक्टर की बैंक होगी। और कमर्स जो सार्वजनिक बैंक है यानी कि पब्लिक सेक्टर की बैंक भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक और एक है गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। तो ये एकदम क्लासिफाइड जो डायग्राम है वो आपके सामने है और इसी डायग्राम के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं आपके जो कमर्शियल बैंक है वो क्या होती है। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन देखेंगे। कमर्शियल बैंक की जो डेफिनेशन है वो ये आपके सामने देखिए। कमर्शियल बैंक जितने भी बैंक हैं लगभग सभी कमर्शियल बैंक होती हैं, जैसे चाहे वो पब्लिक सेक्टर की एसबीआई हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी हो, एक्सिस बैंक हो, ये सभी कमर्शियल बैंक होती हैं। कमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि ऐसी बैंक जो लाभ के लिए संचालित होती हो और बैंकिंग क्रियाओं का काम करती हो। जैसे बैंकिंग क्रिया में क्या आता है कि वो बैंक जो है मुद्रा विनियमन, बचत की सुविधा, ठीक है, खाता खोलने की सुविधा, ऋण की सुविधा, लॉकर की सुविधा, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं। एक वित्तीय संस्था के रूप में वाणिज्यिक बैंक का मेन काम क्या होता है, ऋण देने के अलावा मुद्रा का विनिमय करना, बचत की सुविधा उपलब्ध कराना,
करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जैसी फैसिलिटी देना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटी देना, लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराना, चेक, बैंक ड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी जो उपलब्ध कराती हो उसको अपन क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं। अगर हम कमर्शियल बैंक के बैकग्राउंड की बात करें तो भारत में सबसे पहले यूरोपियन बैंकिंग पद्धति के आधार पर भारत की जो पहली कमर्शियल बैंक थी वो थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नाम नोट करिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत की पहली कमर्शियल बैंक थी जो कि 1770 में स्थापित हुई थी, लेकिन ये बैंक सफल नहीं हुई थी। ये बात ध्यान रखना, ये बैंक सफल बैंक नहीं थी और भारतीयों द्वारा पहली स्थापित और संचालित सफल बैंक थी पीएनबी। थी क्या, अभी है भी। पंजाब नेशनल बैंक पहली 1895 यानी कि 1895 में स्थापित पहली सफल भारतीय बैंक है और आज भी संचालित है। तो आप लोग दो फैक्ट यहां से याद रखिएगा, पहली कमर्शियल बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित, कलकत्ता में ये बैंक स्थापित हुई थी, ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हुई थी। अब देखिए, अगर आप जानते हो और जानते हैं कि आपको पता भी है कि भारत की सबसे सफल कमर्शियल बैंक जो है वो है एसबीआई। वर्तमान में पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ही चर्चा करते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंक में सबसे बड़ी यही है और वर्तमान में संचालित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कमर्शियल जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो कैसे बनी थी, तो देखिए हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। जैसा अभी हमने पढ़ा 1770 में उन्होंने एक कमर्शियल बैंक स्थापित की थी, देखिए, और उसके बाद उन्होंने व्यवस्थित तरीके से उनकी जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, 3 प्रेसिडेंसियों के लिए बैंकिंग सिस्टम शुरू किया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में, बंबई प्रेसिडेंसी बैंक 1840 में, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक 1843 में स्थापित हुए। आगे चल के इन तीनों बैंकों का मर्ज हुआ और एक बैंक बनाई और इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आईबीआई। 1921 में एसबीआई आईबीआई के नाम से जानी जाती थी। बाद में आजादी के बाद अगर हम बात करें 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया, एडी गोरवाला है ना, एडी गोरवाला समिति, ये नीचे लिखा हुआ है। इंग्लिश में ये नाम सही है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है ना। तो अनंत देशवा कुछ गोडवाला ऐसा इनका नाम था और ये वास्तव में इनका जो समिति का गठन हुआ था वो हुआ था प्रशासनिक क्षमता के सुधार पे। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत में किस तरीके से प्रशासनिक दक्षता, उसकी एफिशिएंसी को सुधारा जाए। तो इन्होंने रिकमेंडेशन की कि भारत में जितने संस्थान हैं और जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको बेहतर तरीके से प्रशिक्षण देने के साथ साथ संस्थानों को भी रिस्ट्रक्चर किया जाए। और इसी रिकमेंडेशन में एडी गोडवाला ने जो आपके एसबीआई के पुनर्गठन की अनुशंसा की और साथ ही साथ इसके नाम बदलने की भी अनुशंसा की। तो एडी गोरवाला समिति की अनुशंसा पे इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट 1952 में दी। और देखिए एक चीज मैं और बता दूं, ये पहली ऐसी कमेटी थी जिनने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए भी अनुशंसा की थी कि बाकी जो बैंक है भारत में उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए और एसबीआई का रिस्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि पुनर्गठन किया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने बाकी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया लेकिन एसबीआई का पुनर्गठन किया और ये एसबीआई एक्ट 1955 के तहत इसका रिस्ट्रक्चर हुआ। 1 जुलाई 1955 को ये जो आपकी जो एसबीआई है वो अस्तित्व में आती है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया जाता है एडी गोडवाला समिति के अनुशंसा पे। लेकिन जब इसका पुनर्गठन होता है, रिस्ट्रक्चर होता है, तो इसमें एक काम और किया जाता है, वो भी आपको जानना जरूरी है। और वो काम ये होता है कि एसबीआई में 8 और बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एसबीआई में 8 और बैंक, जैसे कि बीकानेर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मैसूर, सौराष्ट्र, पटियाला, त्रावणकोर, हैदराबाद और प्लस स्टेट बैंक, यानी कि ये 8 बैंक और बनाई जाती हैं अलग अलग और सभी स्टेट बैंक के नाम से बनाई जाती है ना। तो एसबीआई का स्ट्रक्चर जो हुआ, पुनर्गठन जो हुआ, स्ट्रक्चरिंग हुई, उसमें एसबीआई प्लस 8 बैंक थी, है ना। धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, इन 8 बैंकों को क्या किया,
1 अप्रैल 2017 को सभी ये बैंक थे वो 6 बैंक रह गई थी, 2 का मर्ज पहले हो गया था जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है, अभी बताता हूं, और एक भारतीय महिला बैंक, इनका मर्ज कब हुआ? 1 अप्रैल 2017 को। ये डेट बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि एसबीआई जो है इस 1 अप्रैल 2017 से सिंगल बैंक बन गई, जो उसकी 6 सहायक बैंक रह गई थी उनको भी मर्ज कर दिया गया। अगर 2 सहायक बैंकों की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है क्योंकि हम मध्य प्रदेश से हैं, तो इसका क्या कर दिया था, ये पहले ही एसबीआई में मर्ज हो गई थी। और ये जो आपकी सौराष्ट्र है ये 2008 में मर्ज हो गई थी, है ना। तो ये एक बार डेट 2017 शायद ठीक नहीं है, कुछ और डेट होगी, या तो 2007 होगी, है ना, नहीं 2010 में ही इसका मर्ज हो गया था, है ना, 2010 इधर राइट डेट, है ना, तो आप याद रखिए। और 2017 में बाकी 6 बैंकों का मर्ज। अब ये भारतीय महिला बैंक थी, देखिए इसके गठन की कार्य समझिए। 2013 में इसका गठन हुआ था। आपने एक फेमस केस सुना होगा, निर्भया रेप कांड, है ना। तो निर्भया रेप कांड में भारत सरकार को थोड़ी सी नींद देगी और उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण करने के बारे में सोचा, है ना। और महिलाओं के सशक्तिकरण में इन्हें ये बोला कि महिलाओं के लिए अलग से ही एक बैंक बना देते हैं जिसमें महिलाएं काम करेंगी और महिलाओं के ही अकाउंट होंगे। पर ये बात ये लोग भूल गए कि भारत में जो महिलाएं हैं वो पैसा पुरुषों से ही लेती हैं, पुरुषों के बचत से महिला जो है वो पैसा निकालती हैं, फिर वो बैंक में डालेंगे। तो वो बैंक जो है ज्यादा सफल बैंक नहीं रही और आगे चल के 2017 में इसका क्या हो गया, मर्ज हो गया। देखिए एक चीज और समझिए, एसबीआई का जैसे ही मर्ज हुआ 2017 में, तो एसबीआई विश्व की 50वीं बैंक बन गई, लार्जेस्ट 50 बैंक ऑफ द वर्ल्ड। और अगर अभी की बात करूं मैं वर्तमान की, यानी कि अगर हम 2024 में बैठे हैं, तो बैंकों की श्रेणी में, यानी कि पूरे विश्व की बैंक की बात कर रहा हूं, जो एसबीआई है वो विश्व की 48th लार्जेस्ट बैंक है, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। और देखिए एक चीज मैं और कंफर्म कर देता हूं आप लोगों को, कई लोगों को ये लगता है कि एसबीआई सरकारी बैंक है ना। सरकारी बैंक होना अलग बात है और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक होना अलग बात है, ठीक है, दोनों चीजें सर। तो एसबीआई सरकारी बैंक नहीं है बल्कि एसबीआई पब्लिक सेक्टर की बैंक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, सरकारी बैंक वो होती है जिसमें 100% हिस्सेदारी सरकार की हो, जैसे कि आरबीआई। तो आरबीआई एकदम 100% ऑन्ड बाय गवर्नमेंट होती है क्योंकि सारा पैसा है वो गवर्नमेंट का लगा रहता है। लेकिन अगर एसबीआई की बात करें तो इसकी जो शेयर होल्डिंग है भारत सरकार के बाद अभी वर्तमान में 57.49% जो हिस्सेदारी है वो भारत सरकार की। बाकी इसमें अन्य बैंकिंग अन्य संस्थानों की जैसे एलआईसी की कुछ शेयर एलआईसी ने खरीद रखे हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनने इसके शेयर खरीद रखे हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर की बैंक इसलिए क्योंकि इस पे सरकार का होल्ड है, सरकार इसको ऑन करती है, मतलब पूरा जो नियंत्रण है वो गवर्नमेंट का है, सरकारी नहीं है, लेकिन सरकार की बैंक कह सकते हैं आप इसको, है ना, क्योंकि पूरे मालिकाना हक है वो सरकार के पास है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे, एसबीआई के बारे में हमने बात की। अब एसबीआई का स्ट्रक्चर हो गया और आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करके आरबीआई भी हमारे पास आ गई। 1955 में फुली तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हमारे पास आने के बाद और इसका रिस्ट्रक्चर भी हो गया। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, आगे आपको क्लास में ये काम आएगा कि एसबीआई जो है उसका जो राष्ट्रीयकरण की जो प्रोसेस है वो एसबीआई में नहीं अपनाया गया, जबकि ये स्ट्रक्चर जो है उसका पुनर्गठन किया गया था, राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। कहीं पे भी आप ये नहीं पढ़ते होंगे कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है और गैर राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, इस पे हम अभी ही में 2-4-10 मिनट के बाद चर्चा करेंगे। लेकिन एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, एसबीआई का पुनर्गठन हुआ। तो अब राष्ट्रीयकरण की बात अब आती है बैंकों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए। जैसा कि आपके सामने लिखा है, भारत में पब्लिक सेक्टर के बैंकों की कमी थी, 2 ही बड़ी बैंक थी जो इंडियन गवर्नमेंट के पास थी, बाकी सभी ऑन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर का, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर थे उन लोगों के पास थी। तो इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 19 जुलाई 1969 को। ये डेट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है क्योंकि 14 बिग कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन हो जाता है 19 जुलाई 1969 को बाय इंदिरा गांधी, है ना। और ये 14 बैंक कौन सी थी ये आप देख लीजिए, इनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है बाकायदा पूरी, आप इनको देख लीजिए। और वो बैंक उस समय जिनकी पूंजी 50 करोड़ थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब राष्ट्रीयकरण समझिए,
हालांकि आगे भी डेफिनेशन दी है। राष्ट्रीयकरण का मतलब यह है कि इसके लिए एक विधिवत कानून बनाया गया और उस कानून के माध्यम से भारत सरकार ने उन सभी बैंकों को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करके राष्ट्रपति के नाम कर दी, यानी कि राष्ट्र के नाम कर दी। और इनका जो फोकस होगा वो अब किस पे होगा, ये बैंक जो है वो प्रॉफिट के लिए काम न करते हुए पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ऐसी बैंकों को जिनको कानून के द्वारा अधिग्रहित करके राष्ट्र को समर्पित किया जाए उनको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। क्या एसबीआई के संदर्भ में ऐसा हुआ? एसबीआई के संदर्भ में देखिए एक जो काम हुआ वो तो ये तो हुआ कि एसबीआई का रिस्ट्रक्चर किया गया और एसबीआई पब्लिक सेक्टर की बैंक है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, लेकिन एसबीआई का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। तो प्रोसेस के आधार पे एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, लेकिन कार्य के आधार पर एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक है। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये था कि क्या एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो इसका मिला जुला उत्तर ऐसा होता है कि एसबीआई टेक्निकली राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, लेकिन कार्य के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक है। जो फंक्शन है वो उसके राष्ट्र के लिए होते हैं, इसलिए राष्ट्रीयकृत बैंक है। आगे चल के 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये कब हुआ? ये हुआ 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये जो बैंक थी उस समय जिनकी पूंजी 20 करोड़ थी उनको राष्ट्रीयकृत बैंक में बदल दिया। 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। देखिए इसमें आरबीआई शामिल नहीं है, एसबीआई शामिल नहीं है। 14+20 है ना, यहाँ पे ये लिखा ही जाता है। लेकिन उसके बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण की भारत सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि पर्याप्त संख्या में ऐसी बैंक हो गई थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए काम कर सके और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सके। अब इसके बाद सिलसिला हुआ उल्टा, यानी कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या को कम करना, क्योंकि कई सारी बैंक लॉस में जा रही थी। कई सारी बैंक जो है देखो, जब अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना देने से, काम यदि एक ही है, आपने इंस्टीट्यूशन अलग बना दिए तो खर्चे बढ़ गए। ठीक है, अब वो खर्चे निकले कहां से? लोगों के पास पैसा नहीं है और दूसरा ये जो बैंक है इनके अपने खर्चे वो कम कर नहीं सकते, तो फिर सिलसिला शुरू हुआ इनको कम करने का। तो 1993 में ही न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें कर दिया जाता है? पंजाब नेशनल बैंक में। देखिए यहाँ पे ये जो न्यू ऑफ इंडिया है जिसको मर्ज कर दिया जाता है इसमें पंजाब नेशनल बैंक में, जो कि पीछे है ना। और इसके बाद 19 संख्या रह जाएगी नेशनलाइज बैंकों की। आगे चल के विजया बैंक और देना बैंक का भी विलय हो जाता है, किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो संख्या रह जाती 17। अब यहां पर भी बात खत्म नहीं होती। वर्तमान की जो सरकार है वो क्या करती है, और नेशनलाइजेशन यानी कि जो मर्जिंग की प्रक्रिया, देखिए राष्ट्रीयकरण अलग होता है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम मर्जिंग, विलय कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को 6 और बैंकों का मर्ज होता है। ठीक है, और अब क्या होता है कि एसबीआई सहित फिर ये संख्या कितनी रह जाएगी? 12, क्योंकि देखो पहले कितनी थी? 17। अब ये 6 बैंकों का और मर्ज कर देंगे तो कितनी रह जाएंगे? 11 और प्लस 1 एसबीआई। तो ये जो बैंक हो जाएंगे अब कितनी हो जाएंगे? 12। आप ये ध्यान रखना, आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेट ये कि 1 अप्रैल 2020 से भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो 12 है, इंक्लूडिंग एसबीआई। लेकिन मैं एसबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं मानता। किसके आधार पे? इसकी प्रक्रिया के आधार पे। ठीक है, लेकिन हाँ, कार्य के आधार पर एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक है। लेकिन इन बैंकों में आप एसबीआई बैंक को भी शामिल करते हैं। मैंने सबसे ऊपर ही लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि फंक्शन के आधार पे एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक है। अब इन बैंकों में भी हम ये देखें, ये आप सूची एक बार देख लेना, 1-2 बार पढ़ने से ये याद हो जाएगी। हालांकि इंपोर्टेंट नहीं है कि कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी जो बैंक है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत है और कौन सी नहीं है, ऐसे प्रश्न संभावना कम रहती है बनने की। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे 2024 में सीज कमर्शियल बैंक कौन सी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें चाहे पब्लिक सेक्टर की। तो एचडीएफसी जो है वो सबसे बड़ी बैंक है जिसका मार्केट कैपिटल है वो 10 लाख करोड़ का है। कितना? 10 लाख करोड़ का। आईसीआईसी बैंक का जो कैपिटल है वो 7 लाख करोड़ का है और एसबीआई का जो कैपिटल है पब्लिक सेक्टर की बैंक है वो 6 लाख करोड़ का है। अब देखिए ओवरऑल अगर आपसे ये पूछा जाए, कभी मान लीजिए ऐसा प्रश्न है कि सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक का नाम क्या है और उसमें एचडीएफसी हो अभी, तो आपका आंसर होगा एचडीएफसी। हालांकि ये बदलते रहते हैं, ईयर बाय ईयर इनका कैपिटलाइजेशन जो होता है वो बदलता रहता है, लेकिन अभी एचडीएफसी है। तो और उससे पहले कुछ समय पहले एसबीआई भी थी, आईसीआईसी भी, इनमें आपस में टक्कर होती रही। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक की
कोई भी रैंकिंग चेंज नहीं होती, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है, सबसे ज्यादा ब्रांचेज एसबीआई की हैं, सबसे अधिक खाते एसबीआई के पास है। तो ये कुछ रिकॉर्ड हैं जो पब्लिक सेक्टर की बैंक होने के नाते एसबीआई के नाम है, तो इनको आप याद करिए, है ना। अब हम चलते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक पे हमने चर्चा कर ली, और अब हम देखते हैं कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कमर्शियल बैंक है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक शेड्यूल्ड बैंक है और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। अब ये शेड्यूल्ड बैंक क्या है, ये आरबीआई एक्ट 1934 की जो अनुसूची 2 है ना, सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक शामिल है उनको अपन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। ये सभी बैंक शेड्यूल्ड बैंक में आती हैं, चाहे वो फॉरेनर बैंक हो, देसी बैंक हो, विदेशी बैंक हो, बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, पब्लिक सेक्टर की बैंक हो, सभी बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाती हैं। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक है वो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में शामिल नहीं होती। इसका मतलब ये है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक कुछ ऐसी बैंक होती है जो विशेष रूप से गठित होती हैं और आरबीआई के रूल रेगुलेशन का वो पालन नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे इसको आप रीड करेंगे तो ये कह रहे हैं कि इनको बहुत सारे जो वैधानिक तरलता अनुपात वगैरह है वो मेंटेन नहीं करना पड़ता, और ये अपने शेयर ऑफ द बैंक ऑलमोस्ट जो होता है वो नील है इनका, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, उनको आप रीड कर लेना, और बहुत ज्यादा नॉन शेड्यूल्ड बैंक नहीं है ना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आरबीआई की जो अनुसूची 2 में जो रजिस्टर्ड है वो शेड्यूल्ड है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड है। देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है और गैर राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, इस पे हमने अभी चर्चा कर चुका हूं मैं पिछली क्लास में। तो राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, जिसे एक अधिग्रहण के द्वारा, कानून बनाने के द्वारा अधिग्रहित किया जाए और राष्ट्र के नाम उसको, उस संपत्ति को राष्ट्र के नाम कर दिया जाए, तो वो कैसी बैंक कहलाती है, राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाती है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक क्या है नेशनलाइज बैंक है। और गैर नेशनलाइज बैंक में मैंने 2 बैंकों को रखा है जिनका अधिग्रहण भारत सरकार बाजार शर्तों पे करे, यानी कि पैसा दे के करे। ठीक है, कोई कानून इसके लिए नहीं बनाया जाए और ये सीधे सीधे राष्ट्रपति के नाम कर दी जाए। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम होने के कारण तो ये राष्ट्रीयकृत है, लेकिन प्रक्रिया में ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। और ऐसी बैंक कौन सी है, एसबीआई और आईडीबीआई। अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो बैंकों की क्लासिफिकेशन में राष्ट्रीयकृत, गैर राष्ट्रीयकृत, देसी और विदेशी बैंक, इन पर मैंने चर्चा नहीं की। आप लोग इतने समझदार हैं कि जो देश के नागरिक के नाम होगी वो देसी बैंक होगी और विदेशी नागरिक के नाम होगी वो विदेशी बैंक होगी। इनके नॉर्म्स वगैरह कुछ अलग हैं, लेकिन वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नाबार्ड की। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है वो नाबार्ड कहलाता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये आप इंपोर्टेंट चीज ये है कि ये शिवरमन समिति के अनुशंसा पे इसका गठन हुआ था और 12 जुलाई 1982 को। देखिए, यहाँ आज की क्लास जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें एमपीपीएससी में कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और एक प्रश्न ये भी पूछा गया था अभी शायद पिछली साल ही कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं लगा के आए थे, और 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, है ना, 1982, है ना। आप इसका, और जो हेडक्वार्टर है इसका वो कहाँ पे है, मुंबई। काम क्या करती है नाबार्ड, तो नाबार्ड कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए एक वित्त उपलब्ध कराती है। वित्त का मतलब यह है कि ये रीफाइनेंस कंपनी है, ये रीफाइनेंस बैंक है। रीफाइनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ऊपर नाबार्ड है ना, और बीच में बैंक है, ठीक है, और बैंक के नीचे क्या है, जनता है, और जनता में भी ये ग्रामीण जनता को प्रायोरिटी देगी। अब मान लीजिए ग्रामीण विकास के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो जनता तो है किसके पास जाएगी, बैंकों के पास। ठीक है, और बैंक क्या करेंगे, जनता को एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फाइनेंस करेंगे, और बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जितना भी फाइनेंस करेंगे उसके लिए ये पैसा किससे मांग सकते हैं, नाबार्ड से मांग सकते हैं। और नाबार्ड इनको क्या कर देता है, रीफाइनेंस कर देता है, यानी कि जो फाइनेंस दे, वित्त उपलब्ध कराए, उसको फाइनेंस कहते हैं। तो बैंकों को फाइनेंस करने वाली नाबार्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीफाइनेंस बैंक भी बोला जाता है, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक अफेक्स इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटरी का काम करती है, डेवलपमेंट यानी कि विकासात्मक कार्य करती है, साख उपलब्ध कराती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है, ट्रेनिंग देने का भी काम करती है। क्योंकि देखो नाबार्ड के तहत कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए गए।
नाबार्ड के तहत क्या बनाए गए हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, तो ये भी इसका काम है। फाइनेंशियल हेल्प तो करता ही है, ठीक है। कन्वेंशन एंड रीशेड्यूलिंग का काम करता है। इन्वेस्टमेंट ऑन इन सिक्योरिटी, मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा है, मैंने आपको ये बताया था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जब आरबीआई सिक्योरिटी बेचता है तो नाबार्ड और कई सारे जो बैंक होते हैं वो उन सिक्योरिटियों को परचेज कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, ठीक है, यानी कि जो विकास में इनका हिस्सा होता है ना। तो नाबार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछी जाती है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, और ये इससे प्रश्न बनते हैं, है ना। तो अभी चूंकि हम प्री की क्लास ले रहे हैं तो प्री के इस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको बताया गया आप उसको याद रखें। अगला जो हमारी बैंक है वो है एक्जिम बैंक, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक मतलब निर्यात आयात बैंक। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसका काम करती होगी, आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। जैसे मैंने बोला कि ये भी एक तरीके से रीफाइनेंस एजेंसी है, यानी कि ये पुनर्वित्त का काम करती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी, जैसे कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। तो नाबार्ड और एक्जिम बैंक में सिमिलरिटी ये है कि ये सेम ईयर में स्थापित हुई है और इनका हेडक्वार्टर क्या है, सेम है, आप इतना याद रखिए। और आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, यानी कि आपको मान लीजिए वस्तुओं का आयात निर्यात करना है तो आप एक्जिम बैंक में जाके खाता खुलवा लो। सामान्यतः तटीय बंदरगाहों पर इनकी जो ब्रांचेस है वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो अगर आप व्यापारी हैं तो आप इस तरीके का जो अकाउंट है वो एक्जिम बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। अब जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक की हम बात करें तो आप देखिए जो हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो है वो हमारी ये हाउसिंग बैंक है, और इसकी स्थापना हुई है ये 9 जुलाई 1988 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। प्रमुख कार्य क्या है, घरों का विकास करना और साख की व्यवस्था करवाना। आरबीआई की 100% इसमें हिस्सेदारी है, जैसे घर को सुरक्षित रखना, घर को बढ़ावा देना, और जो आपकी जो रियल एस्टेट के जो सेक्टर है उसमें जो कीमतों का निर्धारण तो नहीं करती, लेकिन हाँ मॉनिटरिंग करती है, देखती है कि कितना मूल्य बढ़ा है, कितना मूल्य कम हुआ है, और इसके लिए वो एक इंडेक्स जारी करती है सिटी वाइज कि किस सिटी में कितने जो रियल एस्टेट के दाम में वृद्धि हुई है, घरों के दाम में वृद्धि हुई है, और इस इंडेक्स को बोला जाता है रेसिडेंस इंडेक्स। क्या बोला जाता है, रेसिडेंस इंडेक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स मैं इसको बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने कई सारे पीएससी में दिए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीएससी का ये फेवरेट प्रश्न रहा है कि रेसिडेंस इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन सी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अभी तक एमपीएससी में देखने को नहीं मिला, हो सकता है कि अब देखने के लिए मिल जाए, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, है ना। अब अगली हमारी जो बैंक है वो दो बैंक और हैं, शायद ये लास्ट है, और इनमें एक बैंक है आईडीबीआई और एक है सिडबी, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बड़े उद्योगों के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली क्या कहलाती है, आईडीबीआई। और इसकी स्थापना हुई है 1964 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। सरकारी हिस्सेदारी लगभग 50% के आसपास है। एमपीपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है कि आपकी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, पिछले 2023 के प्रीलिम्स में शायद ये प्रश्न है कि आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, है ना, और आईडीबीआई का काम क्या है। और इसके बाद जो है वो सिडबी, यानी कि ये जो आईडीबीआई की छोटी बहन है भारतीय लघु उद्योग विकास, ये बड़े उद्योगों के विकास के लिए काम करती है, तो सिडबी छोटे उद्योगों के विकास के लिए काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई, ये आईडीबीआई से अलग करके इसको बनाया गया था 2 अप्रैल 1990 को, और इसका मुख्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका मुख्यालय है लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है। सिडबी का क्या पूछा जाता है, मुख्यालय। इसका गठन की डेट के बजाय इसका मुख्यालय इसलिए पूछा जाता है क्योंकि किसी बड़े शहर में ना होते हुए लखनऊ में इसका मुख्यालय है। सामान्यतः जितने भी अभी हमने बैंक पढ़े या तो वो दिल्ली में है या मुंबई में, लखनऊ में कौन है, तो लखनऊ में सिडबी, स्मॉल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये एमएसएमई सेक्टर को, छोटे उद्योगों को वित्त पोषण और विकास हेतु क्या करती है, ऋण उपलब्ध कराती है आपकी सिडबी। तो यहाँ पे जो आज हम देखेंगे, देखिए एक ये क्लासिफिकेशन है कि विकासात्मक कार्य करने के लिए जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उनको कितने पार्ट में, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आईएफसीआई, आईडीबीआई और सिडबी है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नाबार्ड है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक है। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए
NHB है। इन सभी बैंकों पे हमने चर्चा करी। अब हमारा ये जो आपका नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान में NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC क्या होते हैं, NBFC कैसे काम करते हैं और NBFC बैंक से कैसे अलग है, तो इस पे हमारी जो चर्चा होगी वो अगली क्लास में होगी। लेकिन आज की जो क्लास है हम वो यहीं पे समाप्त करते हैं। NBFC पे कल हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे की जो बैंक है, RRB है, चाहे वो पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इन पे भी हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो फैक्ट हैं वो आप याद करिए और काफी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ऑब्वियसली इसको शेयर करो, उन बच्चों तक पहुंचाओ जो तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप क्या करिए, टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन करिए। उस टेलीग्राम पे इस